गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। कल अपन ने एक आपको 2 पेज का नोट्स भेजा था, उसके अंदर मैनेजमेंट के कुछ नेचर्स भेजे थे, तो आपने लिख लिए होंगे और शायद मेरे को लगता है कि पढ़ भी लिए होंगे। नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ लेना, मेरे साथ साथ पढ़ लेना। कि ये बोल रहा है कि हमारा मैनेजमेंट है वो कहाँ कहाँ मैनेजमेंट है, कौन कौन सी जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कहाँ तक इसका स्कोप है, क्या नेचर हो सकता है मैनेजमेंट का। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें ना, तो मैनेजमेंट के 4 टाइप्स नेचर दिए हुए हैं आपके। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ नेचर, नेचर के फॉर्म है ये। नेचर के अंदर भी फॉर्म मतलब नेचर में कितने प्रकार नेचर है। तो पहला जो नेचर है वो है मैनेजमेंट एज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। क्या वर्ड लिखा हुआ है? मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत सारे क्षेत्र में है, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर घुसा हुआ है मैनेजमेंट, और हर जगह है। दूसरा है मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। ये क्वेश्चन आपके एक छोड़कर एक साल ये लगातार एग्जाम में आता रहता है। मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट वाई में आएगा, क्यों है, और ये आपको समझाना है। 3-4 पेज का बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन क्यों है, पेशा क्यों है। और मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल कंसेप्ट का नाम आता है तो ये मान लो कि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक बोले तो सब जगह है, मैनेजमेंट सब जगह है। सब जगह का मतलब रसोई में भी है मैनेजमेंट। रसोई का एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं आपको किचन का। तो आपने बहुत सारी किचन देखी होगी, लेकिन कई बार अपने किचन देख के ना आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो गृहिणी है ना, गृहिणी, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी किचन कैसे रखती है। अगर किसी की दिमाग की क्रिएटिविटी अच्छी है तो उसकी जो किचन की डिज़ाइन है और जो किचन को सजावट है वो खतरनाक मिलेगी आपको। खतरनाक करने का मतलब अपन सोचते रह जाएंगे कि यार ऐसे भी कोई किचन को सजा सकता है क्या, ऐसे भी कोई बेडरूम को सजा सकता है क्या। जिसे आपने इंटीरियर डिज़ाइन का नाम सुना होगा, वो तो डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं। बाकी कुछ गृहिणी डिज़ाइनर होती है अपने आप में, जिनकी दिमाग में कला चलती है, कला आर्ट होते हैं। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है भाई मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं पहला पॉइंट, मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड डिसिप्लिन। तो ये मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ आपको डिटेल पढ़ने वाले। तो एक बार मेरे पेन के साथ चलना। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन एंड application ऑफ नॉलेज एंड अप्रोचेज डेवलप बाई नंबर्स डिसिप्लिन। ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट की एक विशेषता है कि मैनेजमेंट एक चीज़ से नहीं बनता। अगर कोई बंदा मैनेजमेंट का है और इफ़ एनी पर्सन हैव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, या वी कैन से द मैनेजमेंट इज देयर, इट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉलेज। इसका मतलब उस बंदे के पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। इसमें क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड अप्रोचेज डेवलप बाई नंबर्स डिसिप्लिन। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने पढ़ी है। और इसके अंदर इस लाइन को यहाँ से छोड़ दो और यहाँ से पढ़ो दोबारा आगे। एक बार ये लाइन अपन बाद में पढ़ेंगे। ये बीच में ये है, एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नोन एज ए डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ डिसिप्लिन तो मैंने बोल दिया, लेकिन डिसिप्लिन कहते हैं किसे? तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। नॉलेज की अलग अलग शाखाएँ, प्रत्येक शाखा को डिसिप्लिन बोलते हैं। यार नॉलेज की भी शाखाएँ होती हैं क्या? बिल्कुल होती है। मैं बताऊँ कैसे होती है। जैसे साइंस, आप आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं साइंस, आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स, कोई पढ़ रहा है लॉ, कोई पढ़ रहा है आर्ट्स, कोई पढ़ रहा है सोशल साइंस, कोई पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स। ये भैया क्या है, मतलब नॉलेज तो सब में ही है। हर एक बंदे को, जैसे IAS ऑफिस की तैयारी करता है, उस बंदे को हर चीज़ का नॉलेज पूछा जाता है। लेकिन उसमें से एक शाखा है इकोनॉमिक्स की, उसको कुछ नॉलेज इकोनॉमिक्स का है। संपूर्ण नॉलेज किसी को नहीं हो सकता, बट यू हैव द ब्रांच ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू साइंस, कॉमर्स, लॉ। और उस प्रत्येक चीज़ को अपन डिसिप्लिन बोलेंगे। और ऊपर आते हैं अपन, और जो नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स है उन सबको एक साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट की एक विशेषता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। जो डिसिप्लिन है, इसका मतलब आपके पास नॉलेज का एक टुकड़ा है, वो उसका खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स का आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक महत्व रखती है। एंड
एंड टू अचीव फुल फिट इट, और वो अपने आप को पूर्ण करती है। जैसे कोई बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, सिर्फ स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स का, तो वो अपने आप में पूर्ण हो रखा है। वेरियस प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट, ये कह रहा है कि प्रत्येक डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ सिद्धांत, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ उसका अचीव करने के लिए होता है। अब ये कहना क्या चाहता है, कुल मिला के खिचड़ी बन गई है, कहने वाला हार्ड है भैया, जहाँ पे नाम ही डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी आ गया तो वहाँ हार्ड तो होना ही है। अब आप सोचोगे सीधी समझ में नहीं आएगा। आप समझना कैसे है, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझेंगे कि इफ़ ए पर्सन या मैनेजमेंट की एक विशेषता को ऐसे देखो कि जब हमें बहुत सारे फील्ड के बारे में नॉलेज हो जाता है, बहुत सारा हमें नॉलेज हो जाता है, और उस नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में एक एक चीज़ अलग अलग डिसिप्लिन है। वो हर, जैसे पॉलिटिशियन का आपको नॉलेज है तो आप पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज रखते हो तो वो एक अलग डिसिप्लिन हो गया। आपको सोशियोलॉजी का नॉलेज है तो सोशियोलॉजी, आप मैथमेटिक्स में भी इंटेलिजेंट हो तो मैथमेटिक्स का आप एक अलग डिसिप्लिन रखते हो। आपको फिजिक्स का भी नॉलेज है तो फिजिक्स की आप रखते हो। तो कहने का मतलब ये सारे टुकड़े मिल गए। और अब ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि बेटा प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में एक मैनेजमेंट है, वो सब अपने सीक्वेंस से चलते हैं। अब ये तो है नहीं आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बीच के अंदर मैथमेटिक्स घुसा दोगे ना, जहाँ मैथमेटिक्स आएगी वहाँ मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स में जहाँ अपन को ज्योग्राफी चाहिए वहाँ ज्योग्राफी का नॉलेज लेंगे। तो कहने का मतलब देयर आर ए सिस्टम इन एवरी डिसिप्लिन। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला इसने एग्जाम्पल दिया आपके बुक वाले ने इकोनॉमिक्स का। ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स ने के अंदर भी मैनेजमेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन है। कैसे हैं, अब मैं बताऊँ आपको कि भाई इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट कैसे घुसा हुआ है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग नाम सुना है आपने, प्रिंसिपल्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहीं पे एक बार अपन स्टॉप करते हैं। अब समझो इस पॉइंट को, मैं आगे नहीं बताऊँगा। ये क्या कह रहे हैं कि आपने नाम सुना डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, अगर आपके पास 4 अल्टरनेटिव है और चारों अल्टरनेट में अगर आपने बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ किया और उसमें से वो अल्टरनेट लिया जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसका मतलब बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक डिसीजन लेना नहीं है बेटा, डिसीजन मेकिंग में पूरी प्रोसेस होती है कि हमने वो 4 अल्टरनेट में अल्टरनेट नंबर बी क्यों चूज़ किया, वाई वी सिलेक्ट द अल्टरनेट बी फ्रॉम द 4 अल्टरनेट ए बी सी और डी, बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल। तो आपने ये कैसे पता लगाया बेनिफिशियल है, इसका मतलब आपने चारों अल्टरनेट को कहीं ना कहीं मेजरमेंट में डाला है और उसको देखा कि अगर ये हो जाएगा तो ये होगा तो इतना फ़ायदा होगा, ये होगा तो ये होगा, डी होगा तो ये फ़ायदा। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी मशीन के अंदर घुसा है, फिर आउटपुट देखा है चारों का, देखा है, तब आपको पता लगा। तो वो जो मशीन के अंदर आपने इनपुट के रूप में डाला और आउटपुट आया, तो वो जो पूरी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। अब आप यहाँ मशीन को तो छोड़ दो साइड में, अपने दिमाग को मशीन मान लो कि हमने यार 90% प्राप्त करनी है, तो हमें अकाउंट्स को इतना पढ़ना है, इसको ये पढ़ना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस में डाल रहे हैं इस हमारी पूरी पढ़ाई को, और फिर एक डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं यार अपन को कॉमर्स लेनी है, नहीं अपन को अकाउंट्स यार पूरी रात पढ़नी है, नहीं यार अपन को साइंस सेलेक्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस आप लेते हो। तो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपकी रेटेज, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, रेटेड रेपो रेट होती है, आरबीआई की रेटें होती है, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल बोल दिया, उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, संसाधनों को बांटना। देखो संसाधन है होना बड़ी चीज़ नहीं है, उस संसाधन को, रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू राइट प्लेस और राइट टाइम पे बांटना बेटा चीज़ बढ़िया है। पैसा तो आपके पापा के पास भी होगी, लेकिन यूटिलाइज वो कैसे कर रहे हैं, कौन सा पैसा कहाँ में लेना है, कितना पैसा किसी जगह पे लेना है, दैट इज़ द मैनेजमेंट। तो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करना। और उसके बाद में इसी के साथ में उसने एक वर्ड और लिखा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अलग अलग थ्योरी भी वो नाम बोल रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब किसको बोलते हैं, जिसमें सबसे कम में वेस्ट हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता रहता हूँ, एक बात सुनना मेरी। जैसे अपने कहीं पे दूध फट जाता है तो कई आदमी क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है फेंक दो, कोई इशू नहीं है। और कई आदमी क्या है कि जैसे उनको लगता है कि यार ये दूध गर्म हो रहा है, आवाज़ कर रहा है, फटेगा, तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम थोड़े से कम गर्म दूध में नींबू डाल देते हैं और उसको ढंग से फाड़ लेते हैं, और उसके बाद उसमें से छन्ना निकाल लेते हैं, जिसको अपन पनीर भी कह सकते हैं।
अब आपने पनीर लगा दिया, फिर आप फेंक दोगे पनीर के अलावा तो। लेकिन कुछ आदमी क्या करते हैं, वो जो पानी बचता है ना उससे आटा गूंथ लेते हैं। तो ये क्या है, दूध का एक बूंद अपने जाने नहीं दिया। जो दूध फटाता ना उसमें एक बूंद अपन ने, भाई जो पनीर बचा वो पनीर में काम आ गया, जो पानी बचा उससे अपन ने आटा गूंथ लिया। तो क्योंकि उसमें चिकनाहट रहती है, उसमें दूध के अंदर कंटेंट रहता है, उसमें क्रीम रहती है, तो बेटा वो आपका जिसको अपन बोलते हैं ना मोरण। तो ये क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। भैया आपके पास आधे किलो दूध है, उसको कैसे आप यूज करोगे? फेंकना तो अगर अच्छा, अब आप फेंकते हो इसका मतलब आपके 25 रुपये गए दूध के, और आपने यूज किया इसका मतलब 25 रुपये आपने बचाए। अब चलते हैं अपन, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट कैसे है। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैनेजमेंट कैसे है। तो यार कोई सोच भी नहीं सकता कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर मतलब नेताओं के बीच में मैनेजमेंट क्या करेगा बेचारा। लेकिन फिर भी बेटा बिना मैनेजमेंट के नेता भी काम नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखा, थोड़ा लिखा है। पॉलिटिकल साइंस हैज़ गिवन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी एटसेट्रा। मैंने एक ना इसको पढ़ लो, आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ लो। ये क्या है, देखो मैनेजमेंट समझाता है हमें ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब सबसे बड़ा हेड होता है CEO, उसके नीचे होता है जनरल मैनेजर, उसके नीचे होता है बोर्ड, बोर्ड के अंदर होता है अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैनेजर होते हैं। उसके अंदर अपन देखें, उसके नीचे अपन उस एक GM के नीचे 10 मैनेजर कर देते हैं। जैसे क्या, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, HR मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, और मार्केटिंग मैनेजर आ गया, आपका सेल्स मैनेजर आ गया, और आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट अगर अलग से बड़ा है तब वो आ गया, ट्रांसपोर्ट का अलग आ गया। अगर जैसे बिजनेस होगा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके डिपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे। फिर उसके नीचे आते हैं सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आते हैं, जॉबर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, फिर नीचे नीचे वर्कर आते हैं। ये एक अपन हायरार्की बनाएंगे जो अब मैं आपको जब अपन मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम आपको है कि हायरार्की बताऊंगा। ऊपर एक है, ऊपर से नीचे चल रहा है। तो बेटा अब आप एक बार छोटा सा पॉलिटिकल साइंस के अंदर घुस के देखते हैं। सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो एक अलग ही चीज़ हो गई, तो उसको तो अपन बना देते हैं कि ये तो कंपनी का मालिक, पैसा लगा के भूल गया। कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चला कौन रहा है, चला रहा है CEO, वो तो एक नौकर ही है। नौकर का मतलब उसके कुछ शेयर है लेकिन वो हेड है, उसको बोलते हैं अपन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं मंत्रिमंडल। अब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ तो कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर मंत्रिमंडल बांट दिए, सीतारमण को दे दिया फाइनेंस, भाई पैसा तू संभाल, ठीक है। और अमित शाह को दे दिया अपन ने गृह मंत्रालय, भैया तू अंदर का काम प्रशासन को तू नहीं संभालना है। अपन ने उसको दे दिया, जो राजनाथ है उसको दे दिया, अपन ने सेना को संभालने के दे दिया। चिकित्सा मंत्री एक जने को दे दिया, एक को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया। इसका मतलब अब आपने उसके अंदर डिवाइडेशन बांट रखी दुनिया भर की। उनके नीचे उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे अपने IAS ऑफिसर दे रखे हैं। उनके नीचे अपन ने फिर स्टेट को संभालने के लिए CM बना दिए। फिर स्टेट के अलग अलग क्षेत्र को संभालने के लिए अपन ने राज्य मंत्री बना दिए, जिसके अंदर फिर वो स्वास्थ्य, फिर वो शिक्षा मंत्री आ गए। फिर उनको नीचे अपन ने देखा तो ब्लॉक वाइज देखा तो अपन ने MLA बना दिए। फिर ब्लॉक वाइज अपने और नीचे चलते हैं तो अपने विधायक बना दिए, MP बना दिए, फिर विधायक बना दिए। फिर अगर आप नीचे और चलते हैं तो नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया, और आपके पार्षद बना दिए, गाँव के अंदर सरपंच बना दिए, और पंच बना दिए। और पंचों के नीचे भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हो गए, प्रत्येक वार्ड का कि भैया इस पंच के नीचे ये 4 आदमी हैं, ये पंच और ये 4 मिलकर काम करेंगे। तो वो उसके मेन हो गए जो जिसको मोला चाहता है, पंच के अलावा जो 4 आदमी जो मोला था। तो ये क्या है, ये बेटा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो इसने क्या कहा कि ये किसने बनाया, कोई तो मैनेजमेंट है कहीं। ये अगर बिना मैनेजमेंट के तो कैसे काम चलेगा, कि प्लान कौन बना रहा है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नो, सब ऊपर से आता है नीचे चलता है, या नीचे से ऊपर चलता है। हायरार्की में अप डाउन चलता है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे हायरार्की के अंदर डाउनवर्ड और अपवर्ड हायरार्की पढ़ेंगे। तो अपन इतनी सी बात करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पॉलिटिकल साइंस को अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को इतना देखना कि मैनेजमेंट होता है क्या, ये होता है एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम लिख के अपन लिख सकते हैं। अब बायोलॉजी, यार मतलब आपकी किताब ने हद कर दी, किताब समझे। बायोलॉजी में भी मैनेजमेंट, इसने क्या लिखा है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी हैज़ गिवन थ्योरीज टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ये लो, इसने घुमा के मैनेजमेंट में ला के टेक दी बात को। कहने का मतलब ये है कि भैया मैनेजमेंट बिना ह्यूमन के नहीं हो सकता। डांडे तो कर नहीं सकते, एनिमल्स पशु तो आपके कर नहीं सकते। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले मैंने मैनेजमेंट को आपको जब डेफिनेशन बताई थी तब लिखा था डू वर्क फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग। ये पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, नहीं पढ़ाया तो पीछे की क्लास लेके देखना। अब जहाँ ह्यूमन बीइंग आ जाए वहाँ बायोलॉजी ऑटोमेटिक आ गया। बिकॉज अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो बेटा बायोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द मैनेजर्स, ह्यूमन भी हो सकती है आपकी, वुमेन भी हो सकती है और मेन भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू
फेस एक्सप्रेशन अपन समझते हैं अकॉर्डिंग टू उनका जो क्या बोलते हैं अपन जेनरिक अपन समझना पड़ता है, एज वाइज अपन को देखना पड़ता है। इसका मतलब हाउ वी सेटिस्फाई ऑफ द आवर एम्प्लॉय, हमें हर एम्प्लॉय की स्टडी करनी होती है, हर एम्प्लॉय की एज देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से अपन को काम बांटना पड़ता है। उनका व्यवहार कैसा है, इसका मतलब ह्यूमन बिहेव को पढ़ना, उसको सीखना, तो वहाँ ऑटोमेटिक मैनेजमेंट में बायोलॉजी आ गई। समझ गए मेरी बात। साइकोलॉजी जो वर्ड है, आप ये साइकोलॉजी क्या होती है आप ये समझो कि साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ना। अब दिमाग को पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बेटा एक लीडर और एक मैनेजर वही होता है जो किसी सामने वाले जो एम्प्लॉई है उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति को पढ़कर चले। घर के अंदर अगर अपने लड़ाई से बचना है तो अपन को क्या करना पड़ता है कि एक दूसरे को देखना पड़ता है कि उसका जैसे अपन देखते हैं पापा का मूड है क्या, पापा का मूड होता है तो अपन को पता रहता है कि आज मोबाइल मंगवा सकते हैं, कह सकते हैं कि आज पापा जी मोबाइल चाहिए अपन को। अरे मूड खराब रहता है, काम का दबाव है पापा पे, तो अपन कुछ नहीं बोलते, यही बोलते कि पापा जी मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। तो ये साइकोलॉजी तो हो गई ना, अपनी साइकोलॉजी उनके हिसाब से चेंज हो जाती है। दैट इज द साइकोलॉजी और बायोलॉजी इन मैनेजमेंट। क्यों? अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी रिलेटेड टू मोरल वैल्यू एंड बिजनेस एथिक्स। ये क्या है? देखो ये है, वो तो रखे हुए देखो नहीं, इसने बोला अपनी क्लास। हाँ बच्चे अपन बात क्या कर रहे थे, एंथ्रोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट। हाँ ये क्या है देखो, मोरल, सबसे पहले तो मोरल क्या होता है ये बताता हूँ। आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आप तो मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, नहीं पढ़ा होगा। हमारे चलती थी बेटा नैतिक शिक्षा, एक किताब आती थी, आजकल आपके भी आती होगी वैसे, आपसे क्लास से हम लेते भी हैं, कुछ एग्ज़ाम लेते हैं आपसे, वो सोशल से रिलेटेड होती है, स्काउट से रिलेटेड होती है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम चलती रहती है। हमारी चलती थी नैतिक शिक्षा, और वो हमें पता भी नहीं था कभी हमें पढ़ाई भी है क्या, लेकिन लास्ट में ना एग्जाम ले लेते थे सर डंडे मारने के लिए। मुख्य परीक्षा होती थी और चलो भी डंडे खाओ, नहीं आ रहा, आता कुछ था नहीं। जैसे क्या मोरलिटी में क्या मानते थे हमें नैतिक शिक्षा में, क्या कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ड्रेस साफ करके पहननी चाहिए, हर 2 दिन से अपन को कपड़े धोने चाहिए, गाली निकालनी नहीं चाहिए। ये मोरलिटी थी, हमारे बचपन की मोरलिटी थी और आपकी भी बचपन की मोरलिटी ये है। फिर हमने पढ़ी एथिक्स। तो बेटा एथिक्स एक वर्ड ऐसा है जो मेरी तो MBA में इसकी किताब चलती थी एथिक्स की। क्या होता है देखो, मोरलिटी और एथिक्स की बात बताऊँ आपको। व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट एवरी स्टेज। हमें बिजनेस के अंदर प्रत्येक स्टेज पे ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है। अगर गलत और सही को ध्यान में रखते हुए अपन करेंगे, इट मीन्स यू आर फॉलोइंग मोरल वैल्यू और एथिक्स। अगर कोई बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहा है तो बेटा वो ध्यान रखना, पोल्यूशन नहीं होने देगा सोसाइटी के लिए, क्वालिटी जो उसको होनी थी वो मेंटेन रखेगा। एथिक्स में क्या आएगा, वो एथिक्स किसे कहेंगे, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, द स्टडी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट कहलाती है एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स किसे कहेंगे, अगर कोई बिजनेसमैन ये देख रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। और मोरल का मतलब हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर ये आप फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप बिजनेस के अंदर क्या अडॉप्ट कर रहे हो, अपना मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। तो इस सब्जेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मुझे पता नहीं, हिंदी में आप देख लेना क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लास्ट, सोशियोलॉजी है क्या है। सोशियोलॉजी होते है समाजशास्त्र। क्यों सर, समाजशास्त्र मैंने तो आर्ट्स में नहीं पढ़ा समाजशास्त्र, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ समाजशास्त्र में बेटा पढ़ाया जाता है सामाजिक चीज़ें। समाजशास्त्र में ट्रेडिशनल भी पढ़ाया जाता है आपको। ट्रेडिशनल का मतलब हमारा समाज पहले कैसा हुआ करता था और आज कैसा है, उसके डिफरेंस बताए जाते हैं, और समाज में प्राणी कैसे रहता है। तो मैं आपको अपन सोशियोलॉजी न पढ़कर अपन पढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं, और उसमें ये पढ़ते हैं कि एक बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सोसाइटी को ख़राब ना करे। क्योंकि मैंने परसों आपको एक नोट्स भेजा था, उसमें लिखा था कि किसी बिजनेसमैन को इनपुट देता है सोसाइटी और आउटपुट लेता है सोसाइटी। इसका मतलब सोसाइटी में दुकान खुलती है, सोसाइटी को माल बेचता है, सोसाइटी से खरीदता है, इसका मतलब वो सोसाइटी के बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ चलते हैं, सोशियोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट करती है एज ए मैनेजमेंट। सोशियोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप एंड दियर वर्किंग सिस्टम। देखो जहाँ वर्ड आ जाता है ना, एक वर्ड से पकड़ लिया करो आप कि मैनेजमेंट, हम सोशियोलॉजी से ऐसे समझाता है कि ग्रुप्स क्या होते हैं भैया। ग्रुप्स का मतलब होता है बेटा भीड़।
जब एक से ज़्यादा आदमी होते हैं ना बेटा, तो उनको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, ये ध्यान रखो आप। क्योंकि वो ग्रुप बन गया है, समाज बन गया, और समाज में बेटा अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं, अलग अलग दिमाग रहते हैं। अगर आपको अपनी ही दुकान चलानी है तो बेटा अपन को कांग्रेस वालों से भी हाथ जोड़ के चलना है, बीजेपी वालों से भी चलना है, कॉमरेड वालों से भी चलना है। अगर मोहल्ले में कोई दादागिरी करने वाला है तो उसको भी चलना है, और किसी को डरा कर भी रखना है। मंदिर के अंदर कोई काम हो रहा है तो उसके अंदर अपन को चंदा भी देना है, रोड बन रही है तो उसके अंदर अपन को साथ देना है, किसी के साथ कोई बुरा हो रहा है तो हमें साथ रहे। ये है इसका मतलब, यू आर एग्जिस्टिंग इन ग्रुप, आप ग्रुप में रह सकते हो, ये समझाता है हमें सोशियोलॉजी। इसका मतलब एक ये फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड क्यों हुआ? अरे भैया, बिजनेस बिना सोसाइटी के नहीं चल सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल सोसाइटी देगी, माल बनाओगे तो लेबर सोसाइटी से आएगा, माल बेचोगे तो सोसाइटी को बेचोगे, तो जाओगे कहाँ? इट मीन्स यू आर शुड बी एबल टू एग्जिस्ट इन योर ग्रुप, और वर्किंग सिस्टम उसके हिसाब से अपन को चलना है। जैसी सोसाइटी वैसा अपना काम, जैसा देश वैसा भेष। तो ये अपन को सोशियोलॉजी समझाती है। ऐसे अपन को मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आपको डिसिप्लिनरी वाला पॉइंट मैंने आपको पूरा करवा दिया। कल अपन बात करेंगे वाई मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अलग से अपन पढ़ाएंगे, 2 क्लासों में पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच, बी कंटिन्यू।